गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एसिड के बारे में पढ़ रहे थे हम, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था एसिड का। नमस्ते गुरु जी। बिहार में ज्यादा ठंड है बबलू जी, यहाँ भी ज्यादा ठंड है भाई, ठीक है। रामकृष्ण जी अभी डिसाइडेड नहीं है भाई, ठीक है। पढ़ते हैं। तो एसिड बेस सोल्ट के बारे में पढ़ रहे थे हमने। एसिड का पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। तो बेस के बारे में पढ़ना है। तो बी पार्ट हेडिंग डालोगे बेस क्षार। इसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस वाले कॉन्सेप्ट से, बस डेफिनेशन लिख लो। देखो अकॉर्डिंग टू दिस, भरत जी मेटल कार्बोनेट जिसमें CO3-2 होते हैं, मेटल के साथ अटैच होगा, वो है मेटल कार्बोनेट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बेस क्षार तो लिखना अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार। अकॉर्डिंग टू दिस बेसिस आर दोज सब्सटेंस, बेसिस आर दोज सब्सटेंस। इसके अनुसार क्षार वो पदार्थ हैं, बेसिस आर दोज सब्सटेंस विच आर हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इसके अनुसार क्षार वो पदार्थ हैं जिनमें निम्नलिखित गुण होते हैं, जिनमें निम्नलिखित गुण होते हैं, जिनमें निम्नलिखित गुण होते हैं। तो टेस्ट में कैसे होते हैं ये आपके कड़वे। तो लिखोगे दे आर बिटर इन टेस्ट, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। दे आर बिटर इन टेस्ट, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। दे आर बिटर इन टेस्ट, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। कौन से लिटमस पेपर को किस में बदलते हैं ये? रेड को ब्लू में। तो लिखोगे दे टर्न्स, ये लाल लिटमस को, दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस, ये लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदलते हैं, ठीक है। वैसे नोट्स बनाने के लिए पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इसी। दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस, ये लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदलते हैं। अजय जी सेकंड क्लास है एसिड वाली। ये लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदलते हैं। नहीं, RNAS लुईस कॉन्सेप्ट नहीं है, आज हो जाएंगे। RNAS लुईस ब्रोंस्टेड लोरी सारे हो जाएंगे कंप्लीट आज, ठीक है। तो सेकंड हेडिंग डालोगे, सेकंड कॉन्सेप्ट है RNAS कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। RNAS कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, RNAS कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। उज्जवल जी होमवर्क क्या दिया था? करा तो दिया था क्वेश्चन यहीं पर, ठीक है। तो देखो RNAS कॉन्सेप्ट क्या कहता है, किसी भी एसिड या बेस को अगर आप वाटर में मिक्स करोगे, तो अगर वाटर के अंदर H+ आयन प्रोड्यूस हुए तो वो होगा आपका एसिड, ठीक है। अगर OH नेगेटिव आयन आए तो वो होगा आपका बेस, ठीक है। तो लिखना स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस इसके अनुसार एसिड आर दोज सब्सटेंस, अम्ल वो पदार्थ हैं, एसिड आर दोज सब्सटेंस, अम्ल वो पदार्थ हैं जो H+ आयन देते हैं, विच गिव्स H+ आयन, जो H+ आयन देते हैं, एंड बेसिस आर दोज सब्सटेंस, और क्षार वो पदार्थ हैं, एंड बेसिस आर दोज सब्सटेंस which gives
OH नेगेटिव आयंस, और क्षार वो पदार्थ हैं जो OH नेगेटिव आयंस देते हैं, और क्षार वो पदार्थ हैं जो OH नेगेटिव आयंस देते हैं। According to this, acid are those substance which gives H plus ion। मीनाक्षी जी हिंदी में बोल रहे हैं, देखो दोनों लैंग्वेज में लिखना पॉसिबल नहीं है, रजनीकांत नहीं हूं, समझा करो, ठीक है? तो लिखना किंग जी, केमिकल बॉन्ड तो पिछली क्लास में खत्म हो गया था, एसिड बेस स्टार्ट हो गए थे, ठीक है? इसके अनुसार अम्ल वो पदार्थ हैं जो H प्लस आयन देते हैं, और क्षार वो पदार्थ हैं जो OH नेगेटिव आयंस देते हैं, ठीक है? देखो स्टेटमेंट से क्वेश्चन लिखना, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, निम्न में से कौन सा सबसे शक्तिशाली अम्ल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, निम्न में से कौन सा सबसे शक्तिशाली अम्ल है। जल्दी आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा सबसे शक्तिशाली अम्ल है? ये वो क्वेश्चन है जो आप पेपर में पक्का गलत करोगे। HCl, बाकी बी, ये है ऑप्शन। पहला ऑप्शन है HF, बी HCl, सी HBr, डी HI। ये ऑप्शन लिखे हैं भाई जो नहीं दिखाई दे रहे आपको। HCl, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मूर्खो, आंसर देखो, HCl नहीं है, आंसर क्या है देखो। सभी के अंदर H प्लस आयन है, ये सारे आपके एसिड्स हैं, ठीक है? आपको डिसाइड करना कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा। तो कौन सा होगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो सबसे इजीली H प्लस आयन देगा, ठीक है? तो चीज बताओ, अगर ये कोई जनरल कंपाउंड है A, इसके साथ H अटैच है, अगर ये हाइड्रोजन इजीली रिलीज होगा तो बोलोगे स्ट्रॉन्गर एसिड है, और डिफिकल्ट वे में रिलीज होगा तो बोलोगे वीकर एसिड है। तो इसका रिलीज होना किस पर डिपेंड करेगा? इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर, ठीक है? और ये जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है किस पर डिपेंड करेगी? इसकी लेंथ पर। अगर ये लेंथ ज्यादा हुई तो बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा तो H प्लस आयन आपका इजीली रिलीज होगा, और एसिड क्या होगा आपका? स्ट्रॉन्ग। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो बॉन्ड है इसकी लेंथ ज्यादा होगी या कम? तो वो डिपेंड करेगा इसके साइज पर। जितना एलिमेंट का साइज बड़ा होगा तो वो जो बॉन्ड बनाएगा उसकी लेंथ भी हमेशा ज्यादा होगी। तो देखो, जब हम डाउन, ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये पीरियोडिक टेबल का आपका 17 ग्रुप है, ठीक है? और पीरियोडिक टेबल में जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो एटॉमिक साइज, परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो ध्यान रखना बॉन्ड लेंथ में और एटॉमिक साइज में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्टली, बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, ठीक है? बॉन्ड लेंथ जो है वो डायरेक्टली, बॉन्ड लेंथ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज के, ठीक है? अगर एटॉमिक साइज ज्यादा होगा तो बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है? तो जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगी। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, ठीक है? अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ, सॉरी, हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई तो बॉन्ड वीक हो जाएगा और H प्लस आयन आसानी से रिलीज होगा। रिलीज ऑफ H प्लस आयन, रिलीज ऑफ H प्लस आयन बिकम्स easier,
रिलीज ऑफ H प्लस आयन बिकम्स ईजियर। और अगर H प्लस आयन आसानी से निकलेगा तो एसिड आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखो इन चारों में से सबसे बड़ा साइज किसका है? आयोडीन का। साइज बड़ा होगा तो ये जो बॉन्ड की लेंथ है इस केस में वो सबसे ज्यादा होगी। अगर लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ कमजोर होगी तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा, और आसानी से टूटेगा तो H प्लस आयन आसानी से रिलीज होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा हो जाएगा इनमें से? डी। ठीक है, नोट कीजिए। देखो भाई एक से एक खतरनाक खिलाड़ी है आप लोगों में। एक पूछ रहा है पीरियोडिक टेबल क्या होता है। पीरियोडिक टेबल सलमान खान का दूसरा रूप है बेटा, ठीक है। देखो आगे, नोट करो इसे, नोट करने के बाद बताना। बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। हाँ तो लिख लीजिए भाई हिंदी में, लिखो जल्दी हिंदी में। हिंदी में लिखना तो ये तो लिखवाने की जरूरत नहीं होती है, तो समझाने का तरीका होता है, समझ जाओ तो बस। कपिल जी कम नहीं होता, ज्यादा होता है न्यूक्लियर चार्ज एफ का, ठीक है। ये सब कैसे याद रखेंगे फिर भाई? अगर सिलेक्शन लेना तो याद रखना भी पड़ेगा, ठीक है। कुछ नहीं हो सकता। आप लोग जो कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लगी हुई, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हिंदी मीडियम वाले भाई हिंदी में तो बताया है, हिंदी में लिखो। ये लिखोगे परमाणु त्रिज्या, जब ये डाउन द ग्रुप एरो का मतलब जब हम नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, तो लिखोगे परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, कोमा बॉन्ड की लंबाई बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी। बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी। यहां लिखोगे लंबाई बढ़ने से बॉन्ड की ताकत घटेगी, बॉन्ड की ताकत घटेगी, बॉन्ड की ताकत घटेगी। और H प्लस आयन, और H प्लस आयन आसानी से निकलेगा, और H प्लस आयन आसानी से निकलेगा। भाई नाराज नहीं है आप लोग, पता ना क्या सोचते हो, इतना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, ये तो बिल्कुल इजी सी चीज आप लोगों को बताई है। नहीं ऋषभ जी उदास नहीं है भाई। सिलेक्शन लेना तो भाई थोड़ा सा अपनी आदतें सुधारो। जब अगर आपको कोई टिपिकल चीज बताई जाती है तो आप परेशान हो जाते हो, समझ नहीं आ रहा, समझने की कोशिश करो भाई, बार बार देखो। भाई ये डायरेक्टली रिलेशन होता है, बॉन्ड लेंथ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के परमाणु त्रिज्या के। जिस भी परमाणु का आकार सबसे बड़ा होगा तो उसके जो बॉन्ड बनाएगा उसकी लेंथ भी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। ये आप याद रखना, आपको ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होगी तो उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, वो स्ट्रॉन्ग होगा या वीकर होगा? वीकर होगा ना, क्योंकि जितना बॉन्ड छोटा होगा उतनी वो स्ट्रॉन्ग होगा, जितना वो बड़ा होता जाएगा उतना ही वो कमजोर होता जाएगा। रिकॉर्डेड नहीं है खुशरू भाई, ठीक है। अरे नींद नींद कुछ नहीं आ रही, देखो इधर। राजू जी आपको होमवर्क था, कोई टॉपिक बीच से नहीं उठाया लक्ष्मी जी। हर एक टॉपिक अपने आप में एक अलग टॉपिक है। देखो ये भाई कह रहे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू भाई। और बाकी देखो, अरे मूर्ख को पढ़ लो, ठीक है। एग्जाम में यही आएगा, जो आपको नहीं आता वही तो एग्जाम में आता है। अब आपको वही पढ़ाने लग जाए जो आपको आता है तो फायदा क्या होगा? विच इज मोर स्टेबल, HF और HCl? नवदीप जी आप स्टेबिलिटी किस टर्म में पूछ रहे हो? थर्मोडायनेमिक स्टेबल पूछ रहे हो, किस तरीके से पूछ रहे हो बताओ, ठीक है। हाँ रंजीत जी क्या क्या क्वेश्चन आपका बोलो। संजीव जी क्लास है, पढ़ लीजिए। सूरज जी मैंने आपको नंबर दे रखा है, जो क्वेश्चन सेंड नहीं हो रहे तो मेरे पास सेंड करो ना भाई, पूछो मैं बताऊंगा ना। मनु जी आयंस मीन्स ये होता है जब भी कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन छोड़ता है या लेता है तो लेने या छोड़ने के बाद जो स्टेट आती है उसे बोलते हैं आयन। ओम जी आयनिक बंधन के गुण, आयनिक आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड वही एलिमेंट बनाते हैं जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी,
ठीक है, आगे देखो। हाँ तो सूरज जी जो क्वेश्चन नहीं हो रहा मेरे पास सेंड कर दीजिए। अब देखो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मतलब तो और दिक्कत वाली बात है। देखो अगला तीसरा कॉन्सेप्ट जो है, आप देखो जिसने पिछली क्लास नहीं ली है तो उसको अब दिक्कत होगी ये तीसरा और चौथा कॉन्सेप्ट समझने में, ठीक है। जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था अब उसका यूज होगा, ठीक है। तो देखो तीसरा आपका ब्रोंस्टेड लोहरी कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड लोहरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ब्रोंस्टेड लोहरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ब्रोंस्टेड लोहरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब इसको समझ लेना भाई, लिख लेंगे बाद में, पहले सुन लो। देखो इसके अकॉर्डिंग इसने एक नई डेफिनेशन दी है। आर्यनीस ने क्या बोला था, एसिड कौन से सब्सटेंस होंगे जो H प्लस आयन देंगे, ठीक है, और बेस कौन से सब्सटेंस होंगे जो OH नेगेटिव आयंस होंगे। इसने कहा एसिड वो सब्सटेंस होंगे जो प्रोटॉन रिलीज करेंगे, जो प्रोटॉन छोड़ेंगे, ठीक है, और बेस वो सब्सटेंस होंगे जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे। अब ये प्रोटॉन क्या है इसके बारे में सुन लो, प्रोटॉन क्या होता है, ठीक है। अरे भाई बढ़ेगा यार रंजीत जी, आप ये कैसे बढ़ेगा, क्या मतलब अब एक्सपेरिमेंट करके एटम लेके आऊं क्या मैं, उल्टी बात कर रहे हो। जो कॉन्सेप्ट हुआ कुछ चीजें याद भी रखनी पड़ती है। आपने कभी ये नहीं पूछा कि A+3+2 5 होता है, 6 क्यों नहीं होता, ये तो नहीं पूछते आप लोग। राजेश्वरी जी बेसिसिटी पढ़ा चुके हैं पिछली क्लास में। अच्छा बेसिसिटी नहीं पढ़ाई, चलो आगे पढ़ाएंगे, अभी बेसिसिटी टेंशन ना लो। इसके बाद बता देंगे बेसिसिटी क्या होती है। आपने कभी ये नहीं पूछा 3+2 5 क्यों होते हैं, ठीक है। अब जो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ती है ना भाई, ठीक है। देखो प्रोटॉन का मतलब क्या है, एग्जाम्पल लिया एक हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर इसका 1 है, ठीक है, एटॉमिक मास भी 1 है। तो जब एटम पर कोई चार्ज नहीं होगा, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 है। ये बताऊंगा कैसे निकालते, फिलहाल याद रखोगे एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन दोनों को माइनस करके निकालोगे 1 - 1 0। तो हाइड्रोजन जो होता है इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है। अगर इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो ये जो इलेक्ट्रॉन था इससे बाहर चला गया। तो जब भी कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो चार्ज आता है उस पर +1। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो H+ बन गया। इसके अंदर काउंट करना इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 1 था वो इसने छोड़ दिया, तो अब इसके पास कितने बचेंगे, 1 भी नहीं बचेगा। प्रोटॉन कितने बचेंगे, 1 बचेगा। न्यूट्रॉन ना पहले थे ना अब होंगे। तो ये जो H+ होता है इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, सिर्फ प्रोटॉन ही है। कितने हैं, 1 प्रोटॉन है। यानी कि ये जो H+ है इसी का दूसरा नाम क्या होता है, प्रोटॉन। तो आर्यनीस ने कहा था, क्या कहा था, एसिड वो सब्सटेंस है जो H+ आयन देते हैं। इसने उस चीज को बदल दिया, इसने H+ को क्या नाम दिया, प्रोटॉन। एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन रिलीज करते हैं और बेस वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो पिछली क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था NH3 NH4OH की फॉर्मेशन जब मैं बता रहा था, ठीक है। NH3 की रिएक्शन कराई HCl से, ठीक है। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे HCl से रिएक्शन कराएंगे तो इसके अंदर क्या होगा, H पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए, तो डोनेट करेगा तो कैसा चार्ज आएगा इस पर, पॉजिटिव। ये आ गया पॉजिटिव। ये 3 हाइड्रोजन थे, डोनेट करने से दोनों में कोऑर्डिनेट बन जाएगा, उपसे संयोजी आबंध। तो ये 3 से हो गया 4, बच गया Cl नेगेटिव, तो यहां से बन गया था NH4Cl। अब एक चीज देखना, इसके अकॉर्डिंग एसिड कौन से सब्सटेंस है जो प्रोटॉन रिलीज करेंगे। यहां पर प्रोटॉन किसने रिलीज किया है, HCl ने। प्रोटॉन मतलब H+, तो इसने प्रोटॉन रिलीज किया तो ये क्या हो जाएगा, एसिड। और ये जो प्रोटॉन है ये किसने लिया है, NH3 ने लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। तो ये हो गया आपका एसिड इसके अकॉर्डिंग, सॉरी ये हो गया इसके अकॉर्डिंग बेस, क्योंकि इसने प्रोटॉन लिया है, इसने प्रोटॉन छोड़ा था, तो ये हो जाएगा एसिड, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखो, उसके बाद जो समझ में आए तो पूछना। लक्ष्मी जी इजी टू हार्ड ही चलते हैं स्टार्टिंग से ही, ठीक है।
ठीक है, तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार, मोहिनी जी में बता देंगे, फिलहाल के याद रखो ये प्रोटॉन है, ये कैसे आते हैं एक चैप्टर आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वहां आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। फिलहाल याद रखो, अभी कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस मुझे ये आपको यहाँ पर ये समझना है कि ये प्रोटॉन, इसे क्यों प्रोटॉन बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन होता है, ना कोई इलेक्ट्रॉन होता, ना कोई न्यूट्रॉन होता, ठीक है। ये कैसे आगे सेपरेट चैप्टर आएगा, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल इस ये कॉन्सेप्ट समझना, आपको बस इतना याद रखिए, प्रोटॉन किसे बोलते हैं, H+ को। क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन होता है। ये कैसे आता है अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा जब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर के लिए आपको याद रखना H+ का दूसरा नाम प्रोटॉन है। सर आपसे 12th में केमिस्ट्री पढ़े होते तो आज नीट या IIT में होते। बहुत बढ़िया, आप सब बहुत अच्छा पढ़ा। लिखो भाई, लिखो अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार अम्ल वो पदार्थ हैं, अम्ल वो पदार्थ हैं, एसिड आर दोज सब्सटेंस, अम्ल वो पदार्थ हैं जो प्रोटॉन देते हैं, जो प्रोटॉन देते हैं, एसिड आर दोज सब्सटेंस विच गिव्स प्रोटॉन, विच गिव्स प्रोटॉन, और क्षार वो पदार्थ हैं, एंड बेसिस आर दोज सब्सटेंस, और क्षार वो पदार्थ हैं जो H+ आयन लेते हैं, और क्षार वो पदार्थ हैं जो H+ आयन लेते हैं, एंड बेसिस आर दोज सब्सटेंस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, एंड बेसिस आर दोज सब्सटेंस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, एंड बेसिस आर दोज सब्सटेंस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। अब क्या समझ में नहीं आया पूछिए, बताएंगे आप लोगों को, चिंता मत करो, डाउट सारे क्लियर किए जाएंगे, पर लेकिन थोड़ा सा कोशिश करो भाई कि आप भी, जो मैं बताता हूँ कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं तो आपको याद रखने भी पड़ेंगे, अप्लाई करके मैं आप सिखा रहा हूँ आपको। पिछली क्लास में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी, ये क्या होता है, ये कैसे स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। न्यूक्लियर चार्ज वाला भाई आगे आएगा, न्यूक्लियर चार्ज पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो कपिल जी। मैंने ये कहा है एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन छोड़ते हैं, भाई लोग आप पढ़ भी नहीं सकते हैं। HCl एसिड कैसे हुआ, उसने H+ आयन दिया RNA के अकॉर्डिंग, यहाँ से देख सकते हो HCl के अंदर H+ आयन है ना, प्रोटॉन है, तो HCl प्रोटॉन रिलीज करता है, इसलिए वो एसिड है। भरत जी पढ़ा देंगे भाई, क्यों टेंशन लेते हो। तो कहीं नहीं गया ना प्रोटॉन भाई, ये प्रोटॉन था, HCl में से प्रोटॉन हट नहीं गया, HCl किस में बदल गया, NH4Cl बदल गया, अभी HCl थोड़ी है, इसमें से प्रोटॉन निकल चुका है ना ये, और ये किसने ले लिया है, नाइट्रोजन ने ले लिया है, गया क्यों नहीं। गोल्डस्टीन अंकित जी, हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूं, पहले भी एक था, अभी भी एक है, ये इसका नाम अरे मूर्खो, इसका नाम प्रोटॉन है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन बचा है, तो इसीलिए तो इसको प्रोटॉन बोलते हैं। ये एटॉमिक नंबर होता है भाई, ये एटॉमिक मास होता है, टेंशन ना लो, मैं पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें, अभी ये चैप्टर अलग है भाई। हाँ मनीष जी, ठीक है आपका, हिंदी में लिखवा तो दिया भाई, तो आप नहीं मानोगे, समझ आ रहा है, ठीक है। ये नोट कर चुके हो, जल्दी ये बताओ, अब समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है धीरे धीरे, हाँ आएगा, थोड़ी सी कोशिश आप करो, सब मजा आएगा, एग्जाम यही निकलवाएंगे आपके। भाई NH3 ने प्रोटॉन कहाँ दिया है, NH3 का हाइड्रोजन कहीं आउट हुआ है, यहां भी 3 था, वो 3 तो यहां भी हैं, इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसने H+ नहीं दिया। भाई रिएक्शन लिखवाएंगे जो काम की, अभी रुक तो जाओ। हाँ रंजीत जी, ये भी ये अगला कॉन्सेप्ट है। हाँ जी जूही जी बिल्कुल समझ पाएगा, ठीक है, समझाने वाला होना चाहिए, मैं मानता हूं कि मैं समझा सकता हूं, ठीक है, अगर आप मन में ये मान लो तो हम समझ सकते हैं तो। हाँ देखो ये सही कह रहे हैं, मैंने आपको, देखो जिसको समझ में नहीं आता तो समझ लो, उसके लिए वहां से पेपर में उसके लिए क्वेश्चन नहीं आएगा, जिसको समझ में आता है उसके लिए वहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट है,
लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सूरज जी वेट कीजिए, बता देंगे, भी रुकिए भाई। मनीष जी ये क्या कह रहे हो, पीएच 5+14 क्या बनेगा, ये कैसा क्वेश्चन, क्वेश्चन भेजिए। केमिस्ट्री फादर उसके अंदर है सर। थैंक यू सचिन जी, बाकी हम नहीं है। कौन दृष्टि, अरे भाई इधर देखिए आप लोग। सर H+ का दूसरा नाम तो, हाँ मनु जी दूसरा नाम प्रोटॉन है, यही तो कह रहा हूं। चलो आगे देखो, देखो अब ये नया कॉन्सेप्ट आता। इसने कहा था बेस क्षार वो पदार्थ होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे, ध्यान से सुनना, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे वो होंगे बेस, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को लेंगे, वो होंगे एसिड। अब जैसे यहां पर देखो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर था, ये डोनेट किसने किया है, NH3 ने, तो जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को छोड़ेंगे, डोनेट करेंगे, वो क्या होंगे आपके बेस। और ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसने लिया, H+ किसका पार्ट है, HCl का, तो यानी कि HCl ने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया, तो HCl क्या हो जाएगा आपका एसिड। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट लिखोगे एसिड, एसिड बताएंगे इसके बारे में, देखो लिखो एसिड, लुईस एसिड के बारे में बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार एसिड आर दोज सब्सटेंस, उस एग्जांपल को लास्ट में लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस एसिड आर दोज सब्सटेंस, इसके अनुसार अम्ल वो पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को लेते हैं। एसिड आर दोज सब्सटेंस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके अनुसार अम्ल वो पदार्थ हैं, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके अनुसार अम्ल वो पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को लेते हैं। अमित जी पागल तो नहीं हो जाओगे आप, बार बार सर रिएक्शन लिखना बता दिया, भाई रुक तो जाइए बताएंगे। हाँ रंजीत जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, अब सुन लो क्वेश्चन कैसे करना है। 4 ऑप्शन देकर आपसे पूछा जाएगा कौन सा लुईस एसिड है, कौन सा लुईस बेस है, तो कैसे डिसाइड करेंगे, हेडिंग डालोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लुईस एसिड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लुईस एसिड, लुईस अम्लों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लुईस एसिड, लुईस अम्लों की विशेषताएं। बीईओ कौन सा एग्जाम है जी, मुझे नहीं पता बीईओ। मॉडर्न केमिस्ट्री के जनक, चलो भाई देखो, अब एक बात बताओ, एक चीज सुनो ध्यान से, लुईस एसिड किसे बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को एक्सेप्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को कौन लेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वही तो लेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स की कमी को कैसे शो किया जाता है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, ये जो हाइड्रोजन है इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, छोड़ने से कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। यानी कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, कमी को पूरा करेगा, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो क्या होगा, वो लुईस एसिड। तो इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, जिस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो होते हैं आपके लुईस एसिड। तो फर्स्ट पॉइंट लिखोगे जनरली, सामान्यतः, जनरली पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट, जनरली पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट
जनरली पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन लुईस एसिड्स। जनरली पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन लुईस एसिड। सामान्यतः सामान्यतः लुईस अम्लों पर सामान्यतः लुईस अम्लों पर पॉजिटिव आवेश होता है। सामान्यतः लुईस अम्लों पर पॉजिटिव आवेश होता है। सामान्यतः लुईस अम्लों पर पॉजिटिव आवेश होता है। जनरली ऑन लुईस एसिड पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट। इसके एग्जाम्पल देखोगे, H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, लुईस एसिड, Cl पॉजिटिव लुईस एसिड, NO2 पॉजिटिव लुईस एसिड, CH3 पॉजिटिव लुईस एसिड। अब ये मत बोलना कि Cl पॉजिटिव नहीं हो सकता, चुपचाप लिख लेना, सारी चीजें पॉसिबल है, बस आपको नहीं पता, ठीक है। तो बस जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज दिखेगा वो क्या होंगे, आपके लुईस एसिड। अच्छा अच्छा ठीक है जी अंकिता जी, वो तो कवर हो जाएगा आपका इस बैच से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उज्जवल जी डिपेंड करता है एग्जाम कौन सा दे रहे हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन की वेटेज अलग अलग है केमिस्ट्री की। और देखो अब आगे, अब लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन वो लेता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो देखो जैसे AlCl3 है, BF3, BCl3, BBr3, Bi3। मैं एक का स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं। देखो AlCl3 में एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 283। तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, ठीक है। दूसरा है क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 287, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, और क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 7, और ऐसे ऐसे क्लोरीन कितने हैं, 3। ये रहे क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखना क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, पिछली क्लास में मैंने बताया था 8 होने चाहिए। तो ये एल्यूमिनियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेता है, यहां भी एल्यूमिनियम 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, यहां भी एक शेयर कर लेता है। अगर एल्यूमिनियम ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो इनको भी एल्यूमिनियम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो अब एक चीज देखना, ये जो ब्लू वाला सर्कल है ये एल्यूमिनियम का है, तो इसके इस ब्लू सर्कल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 2 4 6। तो इसके पास होने कितने चाहिए थे स्टेबल होने के लिए, 8, लेकिन 2 की कमी है ना, कमी है, तो इसको पूरा करना चाहेगा, पूरी पूरी कैसे करेगा, लेकर। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा, लुईस एसिड। तो जो लुईस एसिड होते हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, इन सभी का स्ट्रक्चर बिल्कुल एज इट इज बनेगा। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल होते हैं लुईस एसिड के। इस स्टेटमेंट से कोई क्वेश्चन आएगा तो इन 5 में से एक एग्जाम्पल आपके पेपर में होगा, ठीक है। आपको पहचानना होगा कि इनमें से कौन सा लुईस एसिड है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि लुईस एसिड जो होता है, ठीक है, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो लिखना सेकंड पॉइंट, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। हाँ जी रंजीत जी, AlCl3 लुईस एसिड होगा, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। नवदीप जी, मिथाइल आयन या मिथाइल कटायन या कार्बोकटायन, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। ये एग्जांपल लिख लोगे, एक एग्जांपल मैंने बता दिया, सभी के स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेंगे। तो देखो लुईस एसिड की पहचान कैसे करोगे, पॉजिटिव चार्ज है तो लुईस एसिड है, और इनमें से कोई आ गया वो भी लुईस एसिड है, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल है जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। थैंक यू शिव जी, वीडियो को दोबारा देख लेना दिलीप जी। भाई हिंदी में बोल तो दिया, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है।
इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, ये नोट करने के बाद बता देना। अजय जी अब इसके क्वेश्चन करके देखना, अब हो जाएंगे आपको। हाँ लक्ष्मीकांत जी, ऑब्जेक्टिव बता तो रहे हैं भाई, इनमें से ऑप्शन में आपको दिख जाएंगे। सोनू जी पूछ रहे वाई आर लुईस एसिड, बहुत बढ़िया। मूर्खों, लुईस एसिड की डेफिनेशन ही यही है, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। हेडिंग डालोगे बेस। बेस, तो बेस क्या है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए हिंदी में, यहां पर चेंज करना है। इसके अनुसार क्षार वो पदार्थ हैं, क्षार वो पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को देते हैं। अभी थोड़ी देर में मजा आ जाएगा, बस ये हो गया ना। अब आपको ज्यादा टफ लग रहा है ना, इसके बाद कोई की भी केमिस्ट्री टफ नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। आप लोग बताओगे अब, हैं? अच्छे से समझ आ रहा, बहुत बढ़िया गगन जी। हाँ राइडर जी, आप लाइव हो सर, टोटल बात समझ आ रही है। चलो बहुत बढ़िया भाई, जिसको नहीं आ रही उसकी दिक्कत है। ठीक है, तो लिख लिया होगा। इसके अनुसार क्षार वो पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को देते हैं। सर आपसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ और ऐसा लग रहा है फादर ऑफ केमिस्ट्री से पढ़ रहा हूँ। थैंक यू अंकित जी, बस हम फादर तो नहीं, बस पढ़ा लेते भाई। सर आप केमिस्ट्री भगवान है, थैंक यू भाई, थैंक यू। भगवान तो नहीं, बस पढ़ा लेते हैं। हाँ जी, कम ही आता है यूपीएसआई में तो भाई, एक दो क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लुईस बेस, लुईस क्षारों की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लुईस बेस, लुईस क्षारों की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लुईस बेस, लुईस क्षारों की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लुईस बेस, लुईस क्षारों की विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, उसी के सिमिलर लिखते हैं। उन पर कैसा चार्ज होता है? लुईस एसिड पर पॉजिटिव, तो इन पर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं। जैसे सीएल है, सीएल ने इलेक्ट्रॉन लिया, लेते ही कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, अब इस स्टेट की बात करें, इन दोनों को कंपेयर करना, इन दोनों को कंपेयर करना आप लोग, इन दोनों में से किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे? इसके पास, क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसे एक्स्ट्रा मिल गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो ये दे सकता है ना, और देगा तो क्या होगा? बेस होगा। तो लुईस बेसिस की पहचान क्या होती है? कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, सर मैं भी आर्ट से हूं बट समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया विकास जी। जब विकास जी को आ सकता तो आपको क्यों नहीं आ सकता? मूर्ख को लिखो, जनरली ऑन लुईस बेसिस, जनरली ऑन लुईस, नितेश जी फिर पढ़ क्यों रहे हो भाई, आप क्यों परेशान होते हो? जनरली ऑन लुईस बेसिस नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट, जनरली ऑन लुईस बेसिस नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट। सामान्यतः लुईस क्षारों में सर यू आर द मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट ऑफ माय डेवलपिंग लाइफ, थैंक यू नयन जी। सामान्यतः लुईस क्षारों पर नेगेटिव आवेश होता है, सामान्यतः लुईस क्षारों पर नेगेटिव आवेश होता है। एग्जाम्पल लिखोगे लुईस बेसिस के, तो जिस पर भी नेगेटिव चार्ज होगा वो आपका क्या होगा? लुईस क्षार होगा। तो Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव। अब ये मत बोलना H नेगेटिव नहीं होता, सब होता है, मैं फिर कह रहा हूं। ठीक है, Cn नेगेटिव, OH नेगेटिव, तो जिस पर भी नेगेटिव चार्ज होगा वो होंगे आपके लुईस क्षार, लुईस बेस। बहुत बढ़िया लक्ष्मी जी।
ठीक है। अब देखो, लुईस बेस, लुईस क्षार वो हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कब छोड़ सकते हैं? जब उनके ऊपर लोन पेयर होगा। ठीक है, तो जिसके ऊपर भी लोन पेयर होगा वो होगा आपका लुईस क्षार। इसका बेस्ट एग्जांपल NH3 है, यही पेपर में आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। ठीक है, ठीक है, तो नोट कीजिए सेकंड पॉइंट। ऑन लुईस बेसिस, लुईस क्षारों पर, ऑन लुईस बेसिस लोन पेयर आर प्रेजेंट। ऑन लुईस बेसिस लोन पेयर आर प्रेजेंट। लुईस क्षारों पर, लुईस क्षारों पर, लुईस क्षारों पर लोन पेयर होते हैं। लुईस क्षारों पर लोन पेयर होते हैं। एग्जाम्पल लिखना NH3, लुईस क्षारों पर लोन पेयर होते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। CN नेगेटिव लिखा है जूही जी। CN एक नेगेटिव आयन है भाई। ठीक है, अब देखो, जिसको अब तक कोई दिक्कत हो तो क्लासेस को दोबारा देख लेना। थोड़ा सा टिपिकल होता है, मैं मानता हूं, लेकिन एक दो बार करोगे तो सब हो जाएगा। ठीक है, O2 जी नवदीप जी लुईस एसिड होगा। मल्टीपल बॉन्ड्स वाले आपके लुईस एसिड होते हैं। ठीक है, सनी जी लोन पेयर मतलब पिछली क्लास देखिए, पता चल जाएगा लोन पेयर क्या है। ठीक है, अब सबको समझ में आएगा, टेंशन ना लो। इस क्लासेस को दोबारा देख लेना, कोई डाउट आए तो बाद में पूछ लेना। ठीक है, अब दोनों में एक एग्जाम्पल हो रहा है तो क्या दिक्कत, आपको समझना ही तो है। आप लोग पहले आ जाते तो मेरा SSCGD निकल जाता, तो अब निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये 9-10 का टॉपिक नहीं हुई, पेपर में आता है ये। ठीक है, IMD जी क्या कमेंट आपका बताइए भाई। ठीक है भाई, तो ये एसिड के पहचान के तरीके थे। कुछ और भी तरीके आएंगे बीच में, एसिड की कैसे पहचान करते हैं। तो मानता हूं कुछ को टफ लगा होगा, लेकिन एक बार कोशिश तो कीजिए। नहीं आएगा तो फिर दोबारा बता देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक टॉपिक लिख लीजिए, बेसिसिटी क्षारकीयता। बेसिसिटी क्षारकीयता, अब समझ में आएगा, अब इजी है केमिस्ट्री। देखो, बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? बेसिसिटी एसिड के लिए डिफाइन होती है, उल्टा होता है। एसिड के लिए बेसिसिटी डिफाइन होती है, बेस के लिए एसिडिटी डिफाइन होती है। ठीक है, देखो जैसे HCl है, HCl एक एसिड है, तो इसके लिए डिफाइन करेंगे हम बेसिसिटी। HCl में क्या है? H+ आयन है, कितने हैं? एक है। तो इसने एक H+ आयन रिलीज किया। तो कोई भी एसिड जितने H+ आयन रिलीज करता है वही होती है उसकी बेसिसिटी क्षारकीयता। तो HCl की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 1। तो इसकी बेसिसिटी 1 होने की वजह से इसको बोलते हैं हम मोनोबेसिक एसिड, एक क्षारकीय अम्ल। मोनोबेसिक एसिड, एक क्षारकीय अम्ल। H2SO4, इसके अंदर कितने H+ आयन है? 2 हैं। ठीक है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। तो इसकी बेसिसिटी 2 है, तो ये हो जाएगा आपका डाइबेसिक एसिड, द्विक्षारकीय अम्ल। डाइबेसिक एसिड, द्विक्षारकीय अम्ल। तो डेफिनेशन लिखोगे इसकी, नंबर ऑफ H+ आयन, नंबर ऑफ H+ आयन given by an acid, given by an acid, given by an acid is known as basicity of acid, is known as basicity of acid। हिंदी में लिखोगे, अम्लों द्वारा, अम्लों द्वारा, अम्लों द्वारा दिए जाने वाली, अम्लों द्वारा दिए जाने वाली H+ आयनों की संख्या को, और अम्लों द्वारा दिए जाने वाली H+ आयनों की संख्या को क्षारकीयता कहा जाता है। क्षारकीयता कहा जाता है।
सौरभ जी हिग्स बोसॉन गोड्स पार्टिकल है, फिजिक्स में आएगा। अम्लों द्वारा दिए जाने वाली H+ आयनों की संख्या को क्षारकीयता कहा जाता है। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। नवदीप जी, एसिड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए जरूरत पड़ती है, जो जितना ज्यादा, जिसकी जितना ज्यादा बेसिसिटी होगी उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होता चला जाता है। अब समझ आ रहा है, आएगा भाई, अब आएगा, टेंशन लो। स्पीडोमीटर के बारे में मुझसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, मुझे नहीं पता। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है एमडी जी, आप नहीं बता सकते इस लेवल पर, बहुत चीजें पढ़नी पड़ेंगी आपको। राज जी, सबसे प्रबल एसिड कार्बोरेन, लिखवाएंगे आगे, ठीक है। अभी ये नोट कर चुके हो तो क्वेश्चन लिखना। व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ, क्वेश्चन लिखोगे, व्हाट इज द basicity of what is the basicity of H2SO4 in the following reaction। हिंदी में लिखोगे, निम्न अभिक्रिया में H2SO4 की क्षारकीयता बताइए। निम्न अभिक्रिया में H2SO4 की क्षारकीयता बताइए। नहीं, कबीर राठौर जी, मैंने नहीं सुना भाई। बिल्कुल भी टफ नहीं है सर, अच्छे समझ में, बहुत बढ़िया जी। बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। आंसर बताइए जल्दी अब। निम्न अभिक्रिया में H2SO4 की क्षारकीयता बताइए। निम्न अभिक्रिया में H2SO4 की क्षारकीयता बताइए। संजू 1, रंजीत 2। सर आप केमिस्ट्री कर सकते, ये क्वेश्चन नहीं है, मोनो बेसिक। कौन है प्रदीप जी? मैं नहीं जानता भाई, पढ़ लो। 1 2 2, देखो इधर देखो, कॉन्सेप्ट ये कहता है बेसिसिटी उसे बोलते हैं जितने वो H+ आयन देता है। इस रिएक्शन में H2SO4 ने कितने H+ आयन दिए हैं? 1 दिया ना, तो इसकी बेसिसिटी यहाँ पर 1 है। ये कोई जरूरी नहीं होता कि हमेशा ही 2 होगी। रिएक्शन दे दी तो रिएक्शन देख के आपको पता होना चाहिए, जितने H+ आयन होंगे वही होगी उसकी बेसिसिटी, ठीक है। अब हेडिंग डालो, यूजेस ऑफ एसिड्स, अम्लों के प्रयोग। यूजेस ऑफ एसिड्स, अम्लों के प्रयोग। यूजेस ऑफ एसिड्स, थैंक यू शकील जी। अम्लों के प्रयोग, फर्स्ट आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। नहीं कुमार जी, मनीष जी, दिवाकर जी, ट्राई भी उसका डिपेंड करता है ना, वो तो एसिड पर डिपेंड करता है, उसके अंदर कितने H+ आयन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, इसका यूज करते हैं हम कॉमन साल्ट बनाने में, साधारण नमक बनाने में, तो जिसकी वजह से इसका नाम रख दिया गया म्यूरेटिक एसिड। तो पेपर में आपसे पूछते हैं म्यूरेटिक एसिड किसे बोलते हैं? HCl को, तो लिखना, इट इज आल्सो नोन एज म्यूरेटिक एसिड। इट इज आल्सो नोन एज म्यूरेटिक एसिड। इसे म्यूरेटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसे म्यूरेटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसे म्यूरेटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इट इज आल्सो नोन एज म्यूरेटिक एसिड। इसे म्यूरेटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखो, जब सोना काला पड़ता है तो उसको धुलवाने के लिए सुनार के पास लेके जाते हो ना, है ना? हाँ, एक बात बताओ, सोना है?
ये वाला सोना नहीं पूछ रहा, ये वाला पूछ रहा हूं, है ना। तो बेरोजगार होना तो ये वाला होगा ना, ये वाला होगा। आदो को तो ये नहीं समझ में आ रहा होगा ये चल क्या रहा है ना। चलो ठीक है। तो देखो, आपने सुना होगा कि जब सोना काला पड़ता है तो उसको धुलवाने के लिए सुनार के पास लेके जाते हैं, ठीक है। तो सुनार उसको साफ करने के लिए एक सॉल्यूशन यूज करता है, उस सॉल्यूशन का नाम क्या होता है? एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया बनाने के लिए यूज किया जाता है HCl का। तो देखो, ये वाला सोना भी काला पड़ता है, ये वाला भी है ना। तो इसके कालेपन को हटाने के लिए एक्वारेजिया बनाया गया, और इसके कालेपन को हटाने के लिए डेंटिंग, पेंटिंग, ब्यूटी पार्लर, है ना। ठीक है, चलो कोई नहीं, लिखना। कबीर राठौर जी देखेंगे भाई उज्जैन के लिए भी। तो लिखना नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इट इज यूज्ड, it is used in the manufacturing of aquaregia. It is used in the manufacturing of aquaregia. इसका प्रयोग एक्वारेजिया बनाने में किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्वारेजिया, इसका प्रयोग एक्वारेजिया बनाने में किया जाता है। वीरेंद्र जी आर इन हिज थ्योरी स्टार्टिंग क्लास में आज ही पढ़ाई है भाई, देख लेना। गौरव जी कह रहे सर यू आर माय फेवरेट, थैंक यू गौरव जी। ठीक है, इसका प्रयोग एक्वारेजिया बनाने में किया जाता है। अब ये एक्वारेजिया क्या है, एक सब हेडिंग डाल लो एक्वारेजिया, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, जो एक्वारेजिया होता है ये मिक्सचर होता है कंसंट्रेटेड HCl प्लस कंसंट्रेटेड HNO3। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सांद्र HCl, सांद्र HNO3। ये कंसंट्रेटेड सांद्र मत का मतलब क्या होता है? H2O एब्सेंट होगा, जल उपस्थित नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दूसरा, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है इन दोनों को HCl को और HNO3 को किस रेशियो में मिक्स करते हैं? तो एक बात बताओ, 3:1 रेशियो में मिक्स करते हैं या इन दोनों को या 1:3 में मिक्स करते हैं? जल्दी बताओ किस अनुपात में इसे मिक्स करते हैं। हमारे से पहले हो जाएगा गौरव जी सिलेबस। बफरिंग हो रहा है सर, जूही जी नेटवर्क वीक है आपके वहां, मस्त पढ़ा रहे थे। जल्दी बताइए 3:1 1:3। थैंक यू कबीर जी, जल्दी सर 3:1 होता है ना नयन, गुल 1:3, बाकी जल्दी बताइए। थ्री इज टू वन, 1:3 सर, जूते वाले जैकेट पहन के आया करो। हाँ ठीक है भाई। सुमित जी हरियाणा, जल्दी 1:3, 3:1, 1:3, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मूर्ख हो, इधर देखो, दोनों ही सही हैं, गलत क्या है इसमें? यहां कुछ लिखा है? यही तो गलती आप पेपर में करते हो। अगर मैंने आपको यहां ये वाला रेशो लिखवा दिया तो आप पेपर में यही रखोगे, ये वाला लिखवा दिया तो यही रखोगे, ऊपर चाहे कुछ भी लिखा हो आपको उससे कोई मतलब नहीं है ना। देखो कैसे याद रखना है, HCl में कितने अल्फाबेट हैं? 3 है ना, एक H, एक C और एक L। तो जहां HCl होगा वहां 3 होगा, दूसरी जगह पर 1 होगा, तो इनको मिक्स किया जाता है 3:1 में। ठीक है, अभी कोई ये मत बोलना सर मेरा सही था सबका गलत था, ठीक है, क्योंकि दोनों ही ठीक हो सकते हैं। मजे ना लो, जल्दी देखो आगे। ठीक है, अब देखो ये जो एक्वारेजिया ये बनाया क्यों गया था, एक चीज बताओ। देखो स्टेबिलिटी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सर आपसे पढ़कर कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है, बिल्कुल होगा जी। आप ऑफलाइन का पढ़, सूरज जी ऑफलाइन छोड़ो ना, अभी पढ़ लो ना भाई। देखो अच्छा क्या होता है, हाँ एक्वारेजिया बनाया क्यों गया था, इसकी कंडीशन क्या है? तो उससे पहले टर्म सुनना, स्टेबिलिटी। स्टेबल, अगर आप किसी एलिमेंट को स्टेबल बोलते हो तो उसका मतलब ये होता है कि वो रिएक्शन में भाग नहीं लेगा नॉर्मल कंडीशन में। जो अनस्टेबल चीजें होती हैं वो स्टेबल होने के लिए नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्शन में भाग लेती हैं। ठीक है, तो देखो
गोल्ड और प्लेटिनम जो होते हैं ये स्टेबल मेटल्स हैं, ठीक है। अब अगर ये स्टेबल हैं तो हम इन्हें किसी सॉल्यूशन में डिजोल्व कराना चाहते हैं, तो डिजोल्व कराने का मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेंगे तभी डिजोल्व होंगे। तो एक बात बताओ, ये रिएक्शन करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो स्टेबल है, ठीक है। तो अगर आप इन्हें किसी सॉल्यूशन में डिजोल्व कराओगे तो ये डिजोल्व होंगे या नहीं? नहीं होंगे। लेकिन हमें इनका लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है, तो इस पर्पज के लिए हमने बनाया था एक्वा रेजिया। तो गोल्ड और प्लेटिनम जो होते हैं ये किस सॉल्यूशन में सोल्यूबल होते हैं? आपके एक्वा रेजिया में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है गोल्ड किस सॉल्यूशन में सोल्यूबल होगा? आपका एक्वा रेजिया में। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, गोल्ड एंड प्लेटिनम gold and platinum are the inert metals. Gold and platinum are the inert metals soluble in aqua regia. Soluble in aqua regia. हाँ जी रंजीत जी, कंसंट्रेटेड में हमेशा वाटर एब्सेंट होगा। गोल्ड एंड प्लेटिनम आर द इनर्ट मेटल्स soluble in aqua regia. गोल्ड और प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुएं, गोल्ड और प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुएं एक्वा रेजिया में घुलनशील होती हैं। गोल्ड और प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुएं एक्वा रेजिया में घुलनशील होती हैं। गोल्ड और प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुएं एक्वा रेजिया में घुलनशील होती है। कुछ कह रहे हैं ये कैसे सही होता? देखो ऐसे लिख दो, ये हो गया सही भाई। यहां से लिख दो, यहां चलो धीरे लिख दो, ये हो गया सही, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब ये जो गोल्ड है ये एक रॉयल मेटल है या नहीं? एक शाही धातु है या नहीं? ठीक है, देखो है ना। क्यों? क्योंकि जितने भी राजा महाराजा थे वो दो ही चीजों के पीछे लड़ते थे। किसके पीछे? सोना और दूसरी सोना, है ना। हाँ देख सकते हो, जैसे रामायण, महाभारत, बाहुबली, पद्मावत, है ना। तो सारी लड़ाइयाँ इन्हीं के पीछे हो रही है। तो इसलिए क्या है, गोल्ड आपका एक रॉयल मेटल है। और ये रॉयल मेटल किस में सोल्यूबल है? आपका एक्वा रेजिया में। तो इसलिए एक्वा रेजिया को दूसरा नाम रख दिया गया रॉयल एसिड और रॉयल वाटर। हिंदी में इसको बोलते हैं अमलराज। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, एक्वा रेजिया इज आल्सो नोन एज, एक्वा रेजिया इज आल्सो नोन एज रॉयल एसिड। आकाश जी बताएंगे, लिख लीजिए, आएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी पढ़ाएंगे। एक्वा रेजिया इज आल्सो नोन एज रॉयल एसिड और रॉयल वाटर। एक्वा रेजिया को अमलराज के नाम से जाना जाता है। शशांक जी क्वेश्चन भेजिए, क्या पूछ रहे हो आप? एक्वा रेजिया को अमलराज के नाम से जाना जाता है। राहुल जी एमपीएसआई का पेपर नहीं देखा भाई, नहीं बता सकते। ठीक है गौरव जी, इंग्लिश वोकैबुलरी ट्रिक लाइए भाई, लाएंगे। थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, अब बनाएंगे। एक्वा रेजिया को अमलराज के नाम से जाना जाता। प्रदीप जी कह रहे हैं आप ज्यादा कमेंट्स लेते हो। भाई थोड़ी मेरी आदत है, देखो ठीक है। कुछ एक दो बच्चों को परेशानी भी होती है, लेकिन जो रेलिवेंट कमेंट होते किसी को नहीं समझ में आया तो बताना भी पड़ता है भाई थोड़ा, लेकिन थोड़ा बुला लो, क्योंकि मैं थोड़ा सा खुश रहूंगा तभी आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन ना लो भाई, थोड़ा बहुत हो जाए तो, लेकिन आपको कंटेंट ऐसा दूंगा आपको कोई टीचर नहीं देगा, ये मेरी गारंटी है। रुचि जी, इनर्ट मेटल्स होते हैं जो रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। सूरज जी पटना में मैं आता हूँ भाई, मिल लेना, कोई दिक्कत नहीं, पटना पढ़ाता हूँ मैं। अब एक चीज देखो, नोट करके 2 पॉइंट लिखोगे। किसी भी एलिमेंट के, किसी भी तत्व के नेचर में 2 फॉर्म में कोई भी एलिमेंट आपका मिल सकता है। या तो वो फ्री स्टेट में मिलेगा, ठीक है, या कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। जैसे अगर आप आयरन को देखोगे, आयरन होता है आपका Fe, लेकिन नेचर में किस फॉर्म में मिलेगा? Fe2O3 की फॉर्म में मिलता है, Fe3O4 की फॉर्म में मिलता है। तो एक चीज बताओ, ये जो आयरन है ये आयरन की फ्री स्टेट है या कंबाइंड स्टेट है? कंबाइंड स्टेट है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ, ये लोहे की जुड़ी हुई अवस्था है। अब ये लोहे के साथ जुड़ा क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल था, स्टेबल होने के लिए ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। तो जो चीज अनस्टेबल होती है वो स्टेबल होने के लिए दूसरे के साथ जुड़ जाएगी, तो वो किस स्टेट में मिलेगी? कंबाइंड स्टेट में। लेकिन जो स्टेबल होंगी वो किसी के साथ जुड़ेंगी? नहीं जुड़ेंगी। नहीं जुड़ेंगी तो किस स्टेट में मिलेंगी? फ्री स्टेट में। अब आते हैं हम गोल्ड और प्लेटिनम पर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये स्टेबल है,
तो स्टेबल है तो ये किसी के साथ जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे तो किस स्टेट में मिलेंगे, फ्री स्टेट में। तो क्वेश्चन आता है कौन सा मेटल, कौन सी धातु फ्री स्टेट में मिलती है, ऑप्शन में मिलेगा गोल्ड या प्लेटिनम। ठीक है, तो लिखना गोल्ड एंड प्लेटिनम, फर्स्ट पॉइंट, गोल्ड एंड प्लेटिनम, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर द इनर्ट मेटल्स, गोल्ड और प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुएं, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर द इनर्ट मेटल्स, gold and platinum are the inert metals found in free state, found in free state। गोल्ड और प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुएं मुक्त अवस्था में मिलती हैं, गोल्ड और प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुएं मुक्त अवस्था में मिलती है। विनोद जी एक्वारेजिया, सर आप, नवी जी कह रहे हैं सर आप केमिस्ट्री आप बहुत अच्छा करवाते हो बट लास्ट में एमसीक्यू लगवा दिया करो। भाई देखेंगे, थोड़ा टाइम पर भी डिपेंड करता है ना भाई। ठीक है, यूट्यूब पर, ये अपने चैनल पर करवा तो रहा हूँ जैसे टाइम मिलता है, बाकी और कोशिश करेंगे। ठीक है, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर द इनर्ट मेटल्स फाउंड इन फ्री स्टेट, गोल्ड और प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुएं मुक्त अवस्था में मिलती हैं। अब दो ऐसे मेटल है जो फ्री स्टेट में भी मिलते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी, वो मेटल कौन से हैं आपके, सिल्वर और कॉपर। तो सेकंड पॉइंट लिखोगे सिल्वर एंड कॉपर, चांदी और तांबा, सिल्वर एंड कॉपर, चांदी और तांबा, सिल्वर एंड कॉपर आर फाउंड इन बोथ फ्री एंड कंबाइंड स्टेट, आर फाउंड इन बोथ फ्री एंड कंबाइंड स्टेट। चांदी और तांबा मुक्त और जुड़ी हुई दोनों अवस्था में मिलते हैं, चांदी और तांबा मुक्त और जुड़ी हुई दोनों अवस्था में मिलते हैं। सिल्वर एंड कॉपर आर फाउंड इन बोथ फ्री एंड कंबाइंड स्टेट, सिल्वर एंड कॉपर आर फाउंड इन बोथ फ्री एंड कंबाइंड स्टेट। चांदी और तांबा मुक्त और जुड़ी हुई दोनों अवस्था में मिलते हैं। सर यही क्वेश्चन था, क्लियर होगा कि एक्वारेजिया को ही अमलराज बोलते हैं क्या। ओके शशांक जी। नेक्स्ट एसिड आता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो पहले देखते सल्फ्यूरिक एसिड के नाम क्या क्या है, इसके दूसरे नाम क्या है, अल्टरनेट नेम। देखो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये हर केमिकल के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो हर केमिकल के साथ रिएक्शन करता है इसलिए इसका नाम रख दिया गया किंग ऑफ केमिकल्स, रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल्स, रसायनों का राजा। इसका एक नाम और होता है ऑयल ऑफ विट्रल, ऑयल ऑफ विट्रल, हिंदी में इसको बोलते हैं हम तेल का थोथा, ऑयल ऑफ विट्रल, तेल का थोथा। अब एक चीज देखना, ये विट्रल क्या होता है, थोथा है ना, और थोथा विट्रल, कॉन्सेप्ट तो आपके बिल्कुल क्लियर होंगे है ना। तो देखो विट्रल का मतलब होता है जिसके अंदर सल्फेट आयंस होते हैं उसे बोलते हैं हम विट्रल। जैसे यहां पर देखोगे इसके अंदर सल्फेट आयंस है तो ये आपका एग्जाम्पल है विट्रल का। जैसे और एग्जाम्पल देखोगे FeSO4.7H2O, तो इसके अंदर सल्फेट आयंस है तो ये विट्रल होगा। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है ये किस कलर का विट्रल होता है, ये होता है आपका ग्रीन विट्रल, हरा थोथा, ग्रीन विट्रल, हरा थोथा। दूसरा ZnSO4.7H2O, ये किस कलर का विट्रल होता है, ये होता है आपका व्हाइट विट्रल, सफेद थोथा, व्हाइट विट्रल, सफेद थोथा। नेक्स्ट आता है आपका, इसका तो आपको पता ही होगा CuSO4.5H2O, ये किस कलर का विट्रल है, ब्लू कलर का, तो इसे बोलते हैं ब्लू विट्रल, नीला थोथा। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। हाँ सर यूट्यूब से मैंने मोस्टली क्लास ली है, अब बाकी टीचर से अच्छा कंटेंट देते हो जो एग्जाम से सीधा रिलेटेड होता है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू नवी जी। अच्छा मेरे चैनल का ये नाम नहीं पता, मूर्ख हो देख लो, ये है मेरा चैनल, बहुत काम आएगा, ये थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा। सूरज जी नेक्स्ट मंथ फेब में,
विनोद जी किंग ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है भाई, किंग ऑफ केमिकल है वो। क्या रिपीट करना है एमडी जी बताइए। मैंने ये कहा कि विट्रल उसे बोलते हैं जिसके अंदर सल्फेट आयंस होते हैं, तो इन सभी के अंदर सल्फेट आयंस हैं, तो ये सारे विट्रल हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ लेंगे किस कलर के विट्रल हैं, और ये जो विट्रल होते हैं इनका यूज कहाँ करते हैं, कपड़ों पर डाई वगैरह कराते हो तो डाइज में इसका यूज किया जाता है। विट्रल जिसके अंदर सल्फेट आयंस होते हैं SO42 नेगेटिव। लक्ष्मी जी 2-3 टॉपिक के बाद नंबर आएगा जो आप टॉपिक कह रहे हो। ठीक है, अब देखो एक होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट उसे बोलते हैं जो वाटर को रिमूव करता है। डी, ये जो डी लिखा है इसका होता है रिमूवल, हाइड्रेशन मतलब वाटर, तो वाटर का रिमूवल जो करता है उसे बोलते हैं हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट, निर्जलीय कारक। तो कहीं से भी अगर वाटर को रिमूव करना है तो उसको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक एग्जांपल है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट का, निर्जलीय कारक का। तो लिखोगे इट इज यूज्ड एज ए, नवदीप जी क्या पूछा आपने, इट इज यूज्ड एज ए हाउ दे गिव, ये तो भाई इनऑर्गेनिक है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, डीडी ट्रांजिशन होती है इनके अंदर, अब वो डीडी ट्रांजिशन यहाँ नहीं है आपके सिलेबस में, फिलहाल आप ये याद रखोगे। इट इज यूज्ड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एज जी एटम में पाए जाते, पढ़ाएंगे भी, टेंशन ना लो। इनर्ट मेटल मीन्स मतलब जो रिएक्शन ना करे, इनर्ट मतलब जो रिएक्शन ना करे, जो अक्रिय होता है उसे बोलते हैं इनर्ट, जो रिएक्शन ना करे। इट इज यूज्ड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसका प्रयोग निर्जलीय कारक के रूप में किया जाता है। इट इज यूज्ड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसका प्रयोग निर्जलीय कारक के रूप में किया जाता है, इसका प्रयोग निर्जलीय कारक के रूप में किया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछते जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसको कैसे कंटेनर में रखते हैं, इसको रखा जाता है ग्लास कंटेनर में। ठीक है, तो लिखना इट इज केप्ट इन ग्लास कंटेनर, इट इज केप्ट इन ग्लास कंटेनर, इसे कांच के बर्तन में रखा जाता है, इसे कांच के बर्तन में रखा जाता है। इट इज केप्ट इन, इट इज केप्ट इन ग्लास कंटेनर, इसे कांच के बर्तन में रखा जाता है। देखो एक होती है आपकी लेड स्टोरेज बैटरी, देखी होगी आप लोगों ने, जिसने इसे नहीं देखा होगा तो इसे देखा होगा, सीसा संचायक सेल दोनों है ही एक चीज। ठीक है, बोलते किसे हैं, जो इन्वर्टर बैटरी होती है उसे बोलते हैं हम लेड स्टोरेज बैटरी, सीसा संचायक सेल। तो इन्वर्टर बैटरी में जो व्हाइट कलर का जो फ्लूइड निकलता है वो क्या होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्वर्टर बैटरी में, लेड स्टोरेज बैटरी में कौन सा एसिड यूज होता है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड। तो लिखना इट इज यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी, इसका प्रयोग सीसा संचायक सेल में किया जाता है। इट इज यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी, इसका प्रयोग सीसा संचायक सेल में किया जाता है। रंजीत जी आयरन फ्री स्टेट में नहीं होता भाई, कंबाइंड स्टेट में होता है। हाँ राहुल जी कार की बैटरी में भी होता है। ठीक है, अब देखो एक होती है एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। देखो एसिड रेन किसे बोलते हैं, किसी भी सीजन की जो पहली बारिश होती है उसके अंदर एसिड्स होते हैं, और जिस रेन में एसिड आते हैं उसे बोलते हैं हम एसिड रेन। अब ये रेन एसिडिक है तो इसका पीएच 7 से कम होगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसका जो पीएच होगा या तो 5.6 होगा या इससे नीचे होगा, 5.6 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, अब एसिड रेन में एसिड बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मात्रा में जो एसिड होते हैं वो आपके 3 एसिड होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। आपसे क्वेश्चन पूछा गया एसिड रेन में कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं, ए ऑप्शन सल्फ्यूरिक एसिड, बी नाइट्रिक एसिड, सी कार्बोनिक एसिड। तो क्या आंसर दोगे,
आप बोलोगे सल्फ्यूरिक एसिड ने, है ना, तो मोर को तीनों ही मिलते हैं। तीनों में से एक सेलेक्ट करना हो तो कौन सा सेलेक्ट करोगे, जो सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। ठीक है, तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा मात्रा में होता है सल्फ्यूरिक एसिड, उससे कम होता है नाइट्रिक एसिड, और सबसे कम होता है कार्बोनिक एसिड। अब ये रेन में ये एसिड आए कहां से, तो देखो एटमॉस्फेयर में CO2 गैस प्रेजेंट है। ठीक है, इंडस्ट्रीज से रिलीज होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये इंडस्ट्रीज से रिलीज हुई, ये आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो बारिश होगी तो बारिश में क्या आएगा, पानी आएगा H2O। तो H2O CO2 के साथ रिएक्शन करके बनाएगा कार्बोनिक एसिड, और H2O जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके बनाएगा नाइट्रिक एसिड, और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये होती है आपकी कलरलेस गैस, रंगहीन। तो कलरलेस होने की वजह से, ठीक है, इनका कोई, ये गैसेस आपकी कलरलेस है, कलरलेस होने की वजह से इनका कोई कलर नहीं होता। लेकिन जो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, ये ब्राउन कलर की गैस है। तो ब्राउन कलर की गैस होने की वजह से नाइट्रिक एसिड का कलर भी कैसे आता है, ब्राउन। तो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं नाइट्रिक एसिड का जो ब्राउन कलर होता है, ये कौन सी गैस से होता है, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो इतना नोट करना, कोई इशू तो पूछो। सुमित जी सारे नाम तो बता दिए भाई सल्फ्यूरिक एसिड के। ठीक है, आप कोई नया नाम ढूंढ लीजिए, आपका भी नाम आ जाएगा। नवदीप जी कोई भी सब्सटेंस कलर दे सकता है भाई, वो फ्री इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन पर। PDF मिलेगा, लेकिन जितना क्लास में पढ़ा रहा हूँ इतना का नहीं मिलेगा, इससे कम कंटेंट मिलेगा भाई, ये पहले ही बता देता हूँ, तो साथ में लिख लीजिए। बता नहीं सकते सूरज जी, अभी समझा करो। नहीं दिवाकर जी, कोई मिक्स फॉर्मूला नहीं होता एक्वारेजिया का। बस राहुल जी जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं, जल्दी। कभी राठौर जी, ये एसिड मैंने बताया सल्फ्यूरिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म नहीं, ये भी अगला एसिड यही पढ़ाना है। ठीक है, वो कार्बोनिक एसिड, इनके नाम कहीं ना कहीं बीच में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो नाइट्रिक एसिड, थर्ड आता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। देखो इसका यूज करते हैं हम एक्सप्लोसिव बनाने में और फर्टिलाइजर्स बनाने में। तो फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, उर्वरक बनाने में, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, उर्वरक बनाने में, उर्वरक बनाने में इसका प्रयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है, इसका प्रयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। अब क्वेश्चन देखो, फर्टिलाइजर्स, उर्वरक जो होते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछते हैं जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये किन एलिमेंट से बनते हैं। तो जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं ये आपके बनते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। फर्टिलाइजर से कट्टों पर भी लिखा होता है NPK। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना, फर्टिलाइजर्स किसके बने हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। दूसरा, इसका यूज करते हैं एक्सप्लोसिव बनाने में, इसका प्रयोग विस्फोटक सामग्री बनाने में किया जाता है, इसका प्रयोग विस्फोटक सामग्री बनाने में किया जाता है, इसका प्रयोग विस्फोटक सामग्री बनाने में किया जाता है, इसका प्रयोग विस्फोटक सामग्री बनाने में किया जाता है। प्रिंस जी बहुत जल्दी, मे भी 10 जनवरी तक हो जाएगा। इसका प्रयोग विस्फोटक सामग्री बनाने में किया जाता है।
देखो एक्सप्लोसिव का एग्जाम्पल, गन पाउडर, ठीक है। तो गन पाउडर बनता है पोटेशियम नाइट्रेट प्लस सल्फर प्लस चारकोल, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से सुनना, जिस मिट्टी में सोल्ट प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं सोल्ट पीटर, हिंदी में भी सोल्ट पीटर बोला जाता है। तो ये जो सोल्ट होता है भारत की मिट्टी में मिलता है, इसलिए इसका नाम है इंडियन सोल्ट पीटर। सोल्ट पीटर का मतलब सोयल कंटेनिंग सोल्ट, जिस मिट्टी में लवण होते हैं, सोयल कंटेनिंग सोल्ट, जिस मिट्टी में लवण होते हैं। चारकोल का यूज आप जानते ही होंगे, कहाँ करते हैं? अब बोलोगे आप रोड बनाने में, तो मूर्खों वो तारकोल है, ये चारकोल है, ठीक है। चारकोल के बहुत सारे यूज अभी लिखवाऊंगा। एक आपको पता ही होगा फेस वॉश में इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है चारकोल और तारकोल में, और आपने फेस वॉश में इसका यूज कर लिया, तो कैसे हो जाओगे? काले नहीं, क्रिस गेल टाइप, ठीक है ना। पहले कोई देखता था तो चांस ही नहीं रहेगा, ठीक है। इतना नोट करना, नोट करके बताना। कभी राठौर जी लिखा ना, सोल्ट पीटर किसे बोलते हैं? जिस मिट्टी में सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। वीरेंद्र जी बताएंगे कैसे पहचान गए बिरुक जी? ओके भरत जी, थोड़ा थोड़ा समझ में लगा, सब आएगा भाई, टेंशन ना लो, ठीक है। अब देखो आगे, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडियन सोल्ट पीटर किसे बोलते हैं? सॉरी, चिली सोल्ट पीटर, चिली सोल्ट पीटर, चिली कंट्री, ठीक है। तो चिली की मिट्टी में मिलता है सोडियम नाइट्रेट, तो इसलिए इसको बोलते हैं चिली सोल्ट पीटर। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, फॉर्मूला है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। थैंक यू निखिल जी। गिरिराज जी हैप्पी न्यू ईयर भाई आप लोग को भी। अभी बस थोड़ा सी देर और पढ़ते, 5-7 मिनट पर क्लास खत्म करेंगे। अब देखो, चारकोल कई तरीके का होता है। एक होता है एनिमल चारकोल, पशु चारकोल। एनिमल चारकोल किसे बोलते हैं? एनिमल की हड्डियों को उबाला जाता है, पशुओं की हड्डी को उबाला जाता है, उबालने के बाद जो मटेरियल बन के आता है उसे बोलते हैं एनिमल चारकोल, ठीक है। जिस वुड चारकोल किसे बोलेंगे? लकड़ी को आप गर्म करो, ठीक है, तो गर्म करने के बाद जो पदार्थ आएगा उसे बोलते हैं वुड चारकोल, ठीक है। सूरज जी फैब में आएंगे भाई। तो देखो, जो चीनी होती है, चीनी किससे बनती है? गन्ने से बनती है, शुगर केन से बनती है। तो उसका कलर कैसा होना चाहिए? ब्राउन होना चाहिए, लेकिन होता उसका व्हाइट है। तो ब्राउन कलर कहाँ जाता है? हम एनिमल चारकोल यूज करते हैं, वो एनिमल चारकोल उस ब्राउन कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्वेश्चन आता है, चीनी को रंगीन बनाने में कौन सा चारकोल यूज होता है? एनिमल चारकोल। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, एनिमल चारकोल इज यूज्ड, पशु चारकोल का प्रयोग, एनिमल चारकोल इज यूज्ड, पशु चारकोल का प्रयोग, एनिमल चारकोल इज यूज्ड इन द decolorizing of sugar, in the decolorizing of sugar। पशु चारकोल का प्रयोग चीनी को रंगहीन बनाने में किया जाता है। पशु चारकोल का प्रयोग
चीनी को रंगहीन बनाने में किया जाता है। पशु चारकोल का प्रयोग चीनी को रंगहीन बनाने में किया जाता है। एनिमल चारकोल इज यूज्ड इन द डीकलराइजिंग ऑफ शुगर। पशु चारकोल का प्रयोग चीनी को रंगहीन बनाने में किया जाता है। पशु चारकोल का प्रयोग चीनी को रंगहीन बनाने में किया जाता है। हाँ राहुल जी, एक्वारेजिया को अमलराज बोलते हैं, मस्त पढ़ाते हैं। थैंक यू गुर्जर बॉय, क्या बात है सर। एप्पल नाइस फोन, अरे भाई इधर आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे, बस ये लास्ट वाला एसिड पढ़ते हैं। ठीक है, ये है आपका ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है COOH COOH। देखो, किडनी स्टोन जो होती है, पथरी जिसे बोलते हैं, उसका केमिकल नेम होता है आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, तो जब पथरी होती है तो कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए? एक तो जिसमें कैल्शियम हो या ऑक्जेलिक एसिड हो। ठीक है, जनरली ये चीजें किसमें मिलती हैं? बीज वाली सब्जियों में मिलते हैं। ठीक है, तो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है आपका, टमाटर में होता है, पालक में होता है। पालक में बीज नहीं, लेकिन उसके अंदर ये मिलता है। ठीक है, और इन्हीं की वजह पथरी क्या है? कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड। तो जब पथरी होती है तो ये चीजें नहीं खानी चाहिए जिसमें कैल्शियम या ऑक्जेलिक एसिड हो, क्योंकि अगर आप ऐसी चीजें खाओगे तो स्टमक में, तो किडनी में स्टोन बढ़ता रहेगा, पथरी की मात्रा बढ़ती रहेगी। तो फिर उसको रिमूव करने के लिए किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? बियर का, है ना? बहुत बढ़िया, क्योंकि सुना है बियर पीने से पथरी रिमूव होती है। तो मूर्खों, ऐसा कुछ नहीं है, सारे पीने के बहाने हैं। देखो होता क्या है, फर्क क्या है? जो ये किडनी की जो स्टोन, किडनी में जो स्टोन होता है, ठीक है, ये कैसे रिमूव होगा? ये यूरिन से पास आउट होता है। ठीक है, और यूरिन फॉर्मेशन जितने ज्यादा होगी उसके रिमूव होने के चांसेस उतने ज्यादा हैं। ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा कब होगी? जब आप ज्यादा लिक्विड लोगे। तो होता क्या है, जब आप पानी पियोगे तो एक गिलास पी लिया, एक और पी लिया, हिम्मत करके एक और, बस अब और नहीं। लेकिन जैसे ही बियर की बात आती है, ठीक है, तो आपके गिलास बदलते हैं बोतल्स में, है ना? एक और चाहिए, तू मेरा भाई एक और नहीं पिलाएगा, अभी तो शुरू हुई है ना? तो इस तरीके से माहौल बनता रहता है। तो यहां पर देखोगे, कंपेयर करोगे तो लिक्विड की मात्रा ज्यादा ली जाती है। तो अगर लिक्विड ज्यादा लोगे, ठीक है, तो यूरिन की फॉर्मेशन ज्यादा होगी, और यूरिन की फॉर्मेशन ज्यादा होगी तो पथरी के रिमूव होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसलिए बोलते हैं बियर पीने से पथरी रिमूव हो जाती है। दूसरा, फ्री का माहौल बनता है, घर वाले खुद ला कर देते, लो बेटा पियो बियर, है ना, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, कुछ लोग तो चाहते हैं बियर पीले पथरी हो जाए, है ना? तो मोर को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किडनी स्टोन। इसकी वजह से, हाँ रोली जी हो जाएगा, इसकी वजह से पथरी होती है, इसकी वजह से सर्दी दबा के पड़ रही है। हाँ भाई, गिरिराज जी डालेंगे भाई, डालेंगे अभी। देखो, इसकी वजह से पथरी होती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किडनी स्टोन। इसकी वजह से पथरी होती है। फर्स्ट टाइम इतना अच्छे से समझ आ रहा है केमिस्ट्री, थैंक यू भाई। ओके, वेट रहेगा कबीर जी, भूल मत जाना फिर। इसकी वजह से पथरी होती है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन लिख के सामने लिखोगे कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट। अरे ऐसा कुछ नहीं है सुमित जी, टेंशन ना लो, उसमें कोई पार्ट नहीं आता भाई। भगवत जी पे अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है भाई, शायद कुछ नहीं है, ऐसा टाइम ही कहाँ है। हाँ जी, गुल जी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन लिखोगे, इट इज प्रेजेंट इन, दिवाकर जी पशुओं की हड्डी को उबाल के, इट इज प्रेजेंट इन टोमेटो स्पिनिच। बस ये लास्ट एसिड है, 2-3 पॉइंट लिखना है। इट इज प्रेजेंट इन टोमेटो स्पिनिच, यह टमाटर पालक इत्यादि में होता है।
यह टमाटर पालक इत्यादि में होता है। सनी जी कह रहे मुझे सर फर्स्ट टाइम समझ आया, बहुत बढ़िया भाई, चलो आनी चाहिए, ये फायदा तो हुआ आपको ज्वाइन करने का। प्लीज सर यूट्यूब पे आप लाइक अभी बहुत मिस करते हैं, आएंगे गिरिराज जी, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन टोमेटो स्पिनिच, यह टमाटर पालक इत्यादि में मिलता है, यह टमाटर पालक इत्यादि में मिलता है, यह टमाटर पालक इत्यादि में मिलता है। थर्ड पॉइंट, ओके गौरव जी, नहीं सही बोल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कपड़ों पर जंग लगता है या नहीं लगता है ना, तो मोर को नहीं लगता, धब्बे लगते हैं, जो जंग जो लगता है वो धातु पर लगता है, ठीक है। तो जो धब्बे होते हैं उन्हें बोलते हैं हम स्टेन, स्टेन ऑफ रस्ट और इंक। कपड़ों पर जंग के जो धब्बे लगते हैं और कपड़ों पर ये जब इंक गिर जाती है, स्याही गिर जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड का। तो लिखोगे इट रिमूव्स स्टेन ऑफ रस्ट एंड इंक, इट रिमूव्स स्टेन ऑफ रस्ट एंड इंक, इट रिमूव्स स्टेन ऑफ रस्ट एंड इंक। यह जंग और स्याही के धब्बों को हटाता है, यह जंग और स्याही के धब्बों को हटाता है, यह जंग और स्याही के धब्बों को हटाता है, यह जंग और स्याही के धब्बों को हटाता है। इसका यूज फोटोग्राफी में करते हैं, बताऊंगा, देख लेना, अभी फिलहाल लिख लो। इट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, इट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, इट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, इसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। थैंक यू गिरिराज जी, गौरव जी, मनीष जी। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। देखो, ब्लड जब बॉडी के अंदर रहता है तो वो जमता नहीं, लेकिन ब्लड जब बॉडी से बाहर आता है तो वो जम जाता है। तो बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, ब्लड जब बॉडी के अंदर होता है तो हेपेरिन की वजह से नहीं जमता, लेकिन जैसे वो बाहर आता है तो वो जम जाता है। तो ब्लड बैंक में जब हम ब्लड को रखेंगे तो वहां उसे जम जाना चाहिए, लेकिन और वो अगर वो वहां पर जम गया तो कोई फायदा होगा नहीं होगा। तो वहां पर खून को जमने से रोकने के लिए एक एजेंट यूज करते हैं जिसे बोलते हैं हम एंटी कोएगुलेंट एजेंट। तो पेपर में आपसे पूछते हैं ये एजेंट होता कौन सा है जो ब्लड की क्लोटिंग को रोकता है, ठीक है। तो ये होता है आपका सोडियम ऑक्जेलेट, एसिड पूछ ले तो ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम ऑक्जेलेट, ठीक है। इसका यूज करते हैं ब्लड बैंक में खून को जमने से रोकने के लिए। तो हिंदी इंग्लिश में तो एज इट इज लिख लोगे, हिंदी में मैं बोल रहा हूं। ब्लड बैंक में, ब्लड बैंक में खून को जमने से रोकने के लिए, ब्लड बैंक में खून को जमने से रोकने के लिए, ब्लड बैंक में खून को जमने से रोकने के लिए सोडियम ऑक्जेलेट का प्रयोग किया जाता है। ब्लड बैंक में खून को जमने से रोकने के लिए सोडियम ऑक्जेलेट का प्रयोग किया जाता है। ब्लड बैंक में खून को जमने से रोकने के लिए सोडियम ऑक्जेलेट का प्रयोग किया जाता है। सर अगर आप पहले मिल जाते तो मेरा 3 ईयर वेस्ट नहीं, तो कोई बात नहीं भाई, अब की बार सिलेक्शन लेना पक्का। बहुत मजा आ रहा सर, थैंक यू भाई। ठीक है, तो अगली क्लास अगले साल होगी, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस सभी को। किसी को कोई डाउट हो तो कुछ पूछना तो बताओ, ठीक है। अभी तो बहुत एसिड अभी तो और चलेंगे अभी, ठीक है, 1-2 क्लास और चलेगी ऐसे एसिड पर, ठीक है। सोडियम ऑक्जेलेट का केमिकल फॉर्मूला ये है। सर दोस्त बुला रहे हैं आपको न्यू ईयर का जश्न मनाने। नहीं अजय जी ऐसा कुछ नहीं है भाई, घर वाले बुला रहे हैं, दोस्त नहीं बुला रहे। सुनील जी संपीड़न की हिंदी बता दीजिए, मैं आपको आंसर बता दूंगा। केमिस्ट्री खलीफा। नवदीप जी नॉन मेटल। कुमार जी साल्ट पीटर उसे बोलते हैं जिस मिट्टी के अंदर सोल्ट जो होता है, जिस मिट्टी में सोल्ट होगा उसे साल्ट पीटर बोलते हैं। ऑक्जेलिक एसिड विद कैल्शियम स्टोन बनाता है। हाँ जी कबीर राठौर जी।
बहुत बढ़िया विनोद जी। नहीं जी, कल आपकी छुट्टी रहेगी, कल पर शायद 2 दिन छुट्टी रहेगी। न्यू ईयर मनाइए। नहीं विनोद जी। नहीं नहीं जी, जल्दी आगे बोलिए। महान आप लोग हो भाई, बस हम तो कहाँ बस पढ़ा लेते हैं। बस आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ओके सुब्रत जी। कभी राठौर जी लिक्विड तब भी चांसेस रहेंगे। सोल्ट पीटर का यूज करते नहीं, वो मिट्टी के अंदर होता है जी। नवदीप जी, मेटल नॉन मेटल को सेपरेट सी रखते हैं, अगर एक में रख देंगे तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? जिनकी प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल का बेस ही है, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है वो एक साइड रहेंगे, जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो दूसरी साइड। हाँ विनोद जी, चिंता ना कीजिए, टेंशन मत लीजिए। थैंक यू जितेंद्र जी, आप लोग भी। आएगी अभी आगे फोटोग्राफी। नहीं जी, वो पार्ट, वो एनिमल का चारकोल का पार्ट नहीं आएगा ना उसमें कोई। चलो भाई ठीक है। ओके जी, थैंक यू।